ओके, सो वी वर हियर एट दिस पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्विक रिवीजन। ये क्लास यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, सो वेंट ऑफ फैक्टर, बेसिकली जब भी पार्टिकल्स मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दे आर एसोसिएट और डिसोसिएट. So the actual number of solid particles which are in the solvent or the solution is different from the number of particles which you have added. If it's dissociate, then the number of particles will increase, and if it's associate, then the number of particles will decrease. तो अगर number of particles increase हो जाते हैं, तो जो colligative property जो है उसका जो भी magnitude increase हो जाएगा, यानी कि उसका freezing point और ज़्यादा depress हो जाएगा या boiling point और ज़्यादा increase हो जाएगा. और अगर particles dissociate हो जाते हैं, associate हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के अंदर वो डिक्रीज हो जाएंगे. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी जो अमाउंट है वो उतना डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो और जल्दी फ्रीज हो जाएगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर है. ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन ये है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट. So when the solute particles associate or dissociate in the solution, abnormal results for molecular masses are obtained. इसका क्या मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ना जनरली इसलिए यूज की जाती है, इट्स यूज्ड टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मासेस ऑफ अननोन सब्सटेंस. ठीक है, सो अगर वो अननोन सब्सटेंस एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके जो मोलार मास निकालेंगे ना, वो उसको एबनॉर्मल मोलार मास बोलेंगे. ओके, in order to account for the abnormal molar mass, Van 't Hoff factor I was introduced. Van 't Hoff introduced a factor I known as Van 't Hoff factor. Okay, तो I की definition क्या है? Normal molar mass divided by abnormal molar mass, which is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property, which is equal to total number of moles of particles after dissociation or association divided by number of moles of particles before association or डिसोसिएशन. ये सब हम कर चुके हैं. तो बेसिकली अगर तुम्हें पता है कि ये सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेन 't Hoff फैक्टर आई, और जो भी तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन थी उसमें तुम्हारे को आई से मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जांपल डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम. ओके, तो उसमें सिंपली आई से मल्टीप्लाई कर दो. सो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू एम. अगर तुम्हें आई मालूम है तो तुम्हें एक्चुअल डेल्टा टी मिल जाएगा. सिमिलरली डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम. ओके, सो नाउ इफ यू नो दैट द पार्टिकल इज एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग, मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाय आई. सो डेल्टा टी एफ इज मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन का मतलब है राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड को मल्टीप्लाई से करने से कुछ नहीं होगा. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम. सिमिलरली जो अपनी इक्वेशन होती है ऑस्मोसिस की पाई इज इक्वल टू सी आर टी, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई इज इक्वल टू आई टाइम्स सी आर टी हो जाएगा, एंड यू विल गेट द रिजल्ट फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये हम लोग कर चुके थे. इसके बाद मैंने एसोसिएशन बताया था, डिसोसिएशन बताया था लास्ट क्लास में. ओके, सो लाइक इनऑर्गेनिक एसिड लाइक बेसिस सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिसोसिएशन, and that is the molecules break down into positively and negatively charged ions. Okay, जैसे NaCl का एग्जांपल है, KCl का एग्जांपल है. Now NaCl and KCl की जब dilute solutions में लेते हैं ना, they generally dissociate 100%. लेकिन अगर अपन ने कोई ऐसा solute लिया है जिसका 100% dissociation नहीं होता है, then we have to find out the Van 't Hoff factor I. In such cases, the number of affected particles increases, and therefore osmotic pressure, elevation of boiling point and depression of freezing point is different from the calculated based on the undissociated single molecule. ये सब अपन ने कल डिस्कस कर लिया था. So what we do is we'll find out dissociation. So let's say the degree of dissociation is alpha. What is the degree of dissociation? The fraction of the total number of molecules which dissociates in the solution. It's a fraction. Okay, so fraction का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास n मोल्स है तो उसमें से कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो अपन सिंपली बोलेंगे कि अगर अपने पास एक मोल है तो कितने डिसोसिएट होंगे? अल्फा डिसोसिएट होंगे. देन अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच डिसोसिएट पर मोल. ओके, तो अगर तुमने n मोल लिए हैं तो कितने डिसोसिएट होंगे? n इंटू अल्फा. रिमेंबर केमिकल में तुम लोगों ने सवाल किए होंगे कि कभी एक मोल से शुरू करते हो और कभी n मोल से शुरू करते हो.
तो अगर तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेते हो तो कितने पार्टिकल डिसोसिएट होता है, n इंटू अल्फा। केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हो, क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करते हो, और तुम्हारी इक्वेशन पर मोल चल रही है या टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे चल रही है। ओके, रिमेंबर दीज टू थिंग्स, आइदर यू आर वर्किंग पर मोल और यू वर्किंग विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे तुम्हारे आंसर्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। So let us take a salt whose dissociation constant is alpha. मैं यहाँ पे salt बोल रहा हूँ, but take any solute, जरूरी नहीं कि salt हो। Okay, then A1 A2 AN changes to A1 plus A2 plus A3 plus AN. The number of moles of the salt is 1, so it is not dissociated. So before dissociation this is 0. If I say degree of dissociation is alpha, तो एक 1 मोल में से alpha moles dissociate होगा, तो जितने ही मोल्स डिसोसिएट होंगे उतने पार्टिकल्स हर एक इंडिविजुअल एटम के बनेंगे। सो अल्फा 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 सब आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फा, तो एक्चुअल सॉल्यूट के हो गए, और जो जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसोसिएट हुए हैं उतने यहाँ पे बनेंगे। अगर ये n पार्ट में डिसोसिएट हो रहा था, ये n अल्फा होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन में 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ओके, सो I is total number of particles after dissociation or association divided by total number of particles before dissociation. तो total number of particles before dissociation तो 1 है, और total number of particles after dissociation ये है, जो कि ये रहा, which is sum of this plus this. So अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, I minus 1 upon n minus 1. You can clearly see कि इस अल्फा में I minus 1 है, n तो ठीक है, n पार्टिकल्स में डिसोसिएट, I can clearly see I is greater than 1, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो वेंटो फैक्टर में I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, वेंटो फैक्टर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो तुम ओरिजिनल इक्वेशन में I को पुट करोगे, तुम्हारा डेल्टा T भी एक्सपेक्टेड डेल्टा T से ज्यादा होगा फॉर बॉइलिंग एज वेल एज फ्रीजिंग, और तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्सपेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और अगर I ग्रेटर देन 1 है तो पाई की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू बढ़ गई, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन। ओके, ये तो हो गई। अब मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था एसोसिएशन वाला, खाली एक ही स्टूडेंट ने मेरे को करके भेजा है, बाकी किसी ने भी करके नहीं भेजा है। ऐसा क्यों? पूरी क्लास में से खाली एक ही स्टूडेंट ने करके भेजा मेरे को, वो भी उसका ट्राई था, उससे नहीं हुआ, बट ओके एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने ट्राई तो किया। बाकी सब क्या कर रहे थे? अरे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, यशा, सर मैंने किया है, मैं आपको भेजना भूल गई, मैं आपको रिजल्ट भी बता सकती हूँ। मुदित, मिसबा, मिसबा, क्या यस सर? शुभम, एनीवे नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। हाँ, मेरा नुकसान नहीं है, इट्स अप टू यू, तुम लोग करते हो नहीं करते हो। ओके, सो वील कम टू दिस पार्ट एसोसिएशन, जो कि लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का। लेट्स से द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोसिएट्स, सॉरी डिसोसिएट्स नहीं, एसोसिएट्स। ये देखो ये सब जो है ना,
कॉपी पेस्ट का नतीजा है। तुम लोग इधर से उधर कॉपी कर लेते हो और पेस्ट कर लेते हो बिना दिमाग लगाए और इसे गलती करते हो। हाँ मुझे चीटिंग ढंग से करना। सो लेट अस टेक अ सॉल्व टू एसोसिएशन कांस्टेंट इज अल्फा। वापस से यहाँ पे भी एसोसिएशन है, तो अगर n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये ध्यान रख लेना। अगर n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। सपोज करो डिसोसिएशन के पहले तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल थे जो कि एसोसिएट नहीं हुए, उसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए। ओके, हर n मॉलिक्यूल के एसोसिएशन पे अपने को एक मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, तो एक मॉलिक्यूल के एसोसिएशन पे अपने को कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 1/n। तो अल्फा मॉलिक्यूल के एसोसिएशन पे अपने को कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? α/n। तो जब अल्फा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए तो अपने को α/n मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सपोज दो मॉलिक्यूल के एसोसिएट करने से एक मॉलिक्यूल बनता है, दो मॉलिक्यूल के एसोसिएट करने से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो अगर 6 मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे तो अपने को कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 से 1, 4 से 2, 6 से 3। ओके, अगर 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे तो कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज α/n। तो अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए? 1 - अल्फा तो ओरिजिनल बच गए और α/n नए बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 - अल्फा प्लस α/n। ओरिजिनल कितने थे बिफोर डिसोसिएशन? 1। सो I is this, so alpha will be 1 - I upon 1 - 1/n। You can clearly see कि अल्फा तो पॉजिटिव है, ये तुम्हारे I की वैल्यू कम है 1 से, यानी कि तुम्हारा जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यानी कि अगर ओरिजिनल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, जो भी था, तो आफ्टर एसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल्स के एक्सपेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर से कम मिलेगा। हमारे को जो एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा। उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। Is this clear? Okay, so this finishes our chapter here, and I like to discuss some theoretical part of it, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। यू पीपल जस्ट टेक नोट ऑफ इट जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, लास्ट टाइम मैंने क्लास में एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, कि जब नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनके बीच में गैप आता है। ओके, सो वी कैन से दैट इट्स लाइक एक्सपांडिंग। दूसरा होता है, अच्छा जब एक्सपांड हो रहा है बेसिकली तो जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट पार्टिकल्स के वो दूर दूर जा रहे हैं, सो उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो एक तरह से ब्रेक हो रहा है। सो बेसिकली the delta H involved in this, where the solute particles are expanding, we have to supply some heat. Okay, so that is an endothermic process. Similarly, what happens is solvent particles भी अब दूर दूर हो रहे हैं, so again you can say this is an expansion of the solvent particle. वो दूर दूर इसीलिए हो रहे हैं ताकि solute और solvent particle एक दूसरे में adjust कर सके। So again यहाँ पे भी क्योंकि जो भी बॉन्डिंग है सॉल्यूट पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स की वो लूज हो रही है, ब्रेक हो रही है, सो अगेन दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब सॉल्यूट पार्टिकल्स, दो सॉल्यूट पार्टिकल्स में जगह हो गई है, दो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच जगह हो गई है। अब इन जगहों में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं।
सो दिस इज बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे नए बॉन्ड्स बन रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में. इट्स बेसिकली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो अगर मैं सॉल्यूट के एक्सपांशन को एंडोथर्मिक को डेल्टा H1 बोलूं, सॉल्वेंट के एक्सपांशन के एंथैल्पी को डेल्टा H2 बोलूं, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट वापस से मिक्स होते हैं उस प्रोसेस की जो एंथैल्पी उसको डेल्टा H3 बोल दूं, तो डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 आर बेसिकली पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे हमारे को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. एंड डेल्टा H3 इज बेसिकली नेगेटिव, क्योंकि वहां पे तो बॉन्ड्स बन रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, but some kind of bonding is happening, either it's a London dispersion forces or hydrogen bonding or whatever, but there is some attraction forces coming into picture between the solute and the solvent. इस process में तो energy release होगी. So delta H3 will be exothermic. overall अगर अपन देखेंगे it is delta H1 plus delta H2 plus delta H3. okay, so अगर NaCl के लिए मैं ले लूं डेल्टा H ऑफ द सॉल्यूशन विच इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, NaCl ब्रेक हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, फिर NaCl वाटर मॉलिक्यूल्स में जाके बैठ गया. NaCl के केस में अगर तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि आयोनिक सॉल्वेंट सॉल्यूट है, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, और Na प्लस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन, और Cl माइनस भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रेशन. सो ये जो एंथैल्पी होती है वो बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है. ओके, ओवरऑल व्हाट हैपेंस इज दैट डेल्टा H ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. वी हैव टू सप्लाई द हीट, बट व्हेन वी डिसॉल्व वाटर इनटू सॉल्ट इनटू वाटर इट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, जबकि हमने तो हीट सप्लाई नहीं की है, उसके बावजूद भी नमक पानी में फटाफट घुल जाता है. दैट मीन्स व्हाट इट हैज डन इज इट हैज टेकन द हीट फ्रॉम इट्स इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी थी उसको यूज करके वो डिसॉल्व हो गया नमक, और क्योंकि उसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज की है डिसॉल्व होने के लिए, वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा, बट विद इन फ्यू सेकंड्स इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो वापस से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आगे प्रोसीड करती है, वो तभी आगे प्रोसीड करती है जब अपन उसको एक्सटर्नल हीट देंगे, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आगे प्रोसीड करती है वो हीट को हमेशा लिबरेट करेगी. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का आगे प्रोसीड करना विदाउट सप्लाइंग द एक्सटर्नल हीट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस. ये समझ में आ रही है तुम्हारे को मेरी बात? और ये सब तुम लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम डिक्टेटिंग इट. एंडोथर्मिक रिएक्शन को जब तक एक्सटर्नल हीट नहीं दोगे तब तक उसका आगे प्रोसीड करना स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए. यहां तक सबको बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. खाली एक ही जना बोलता है, बाकी सब सोते हैं क्या क्लास में? यस सर. यस सर. Okay, so what does this mean? कि there is something else which derives the spontaneity of the reaction, और वो जो है वो है G is equal to H minus TS, another variable which is defined. Okay, एक another variable define किया है, G is equal to H minus TS, and from thermodynamics you should know that this G is again a state variable. ये भी वापस से state variable जैसे define किया गया है. I am not going to the definition of the G. मैं तो खाली बोल रहा हूँ कि एक नया वेरिएबल डिफाइन किया है, G is equal to H minus TS. Now at a given pressure and temperature,
at a given pressure and temperature, delta G is defined as delta H minus T delta S for a given process. At a given temperature and pressure, for the given process अपन एक नया change define किया delta G. Now we say that for the reaction to be spontaneous, delta G has to be negative. For the reaction to be spontaneous, delta G has to be negative. अभी जो रिएक्शन की बात की है मैंने उसमें डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव है. तो अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है डेल्टा जी को नेगेटिव होना है देन डेल्टा हैज टू बी पॉजिटिव with a large value such that overall the effect of delta H can be compensated. So that delta H is positive मतलब क्या है एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. So we can say that अब NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया है तो एंट्रोपी इंक्रीज क्यों हुई है. जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है तो एंट्रोपी इंक्रीज क्यों हुई है. एंट्रोपी का क्या मतलब है. इन लेमन लैंग्वेज अपन एंट्रोपी कैसे डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन इट एज अ डिसऑर्डर इन द सिस्टम, है ना. बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं अपन एंट्रोपी कैसे डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन एज अ डिसऑर्डर इन द सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में 30 बेंच लगी हुई है और 30 स्टूडेंट्स हैं तो सब स्टूडेंट्स एक एक बेंच पे जाके बैठ जाएंगे और अगर सबकी सीट फिक्स है तो रोज एक ही सीट पे जाके बैठेंगे. यू विल सी द ऑर्डर इन द सिस्टम. ओके. लेकिन अगर क्लास में 30 सीट और 5 स्टूडेंट है और रैंडमली अलग अलग सीट पे जाके बैठते हैं अलग अलग देन देयर इज अ डिसऑर्डर इन द सिस्टम. यहाँ पे भी सेम चीज हुई है. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी जगह है और NaCl जब मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं तो वो जाके अलग अलग जगह पे जाके बैठ जाते हैं. बिकॉज दिस NaCl आयंस आर रैंडमली डिस्पर्स्ड. अपन ने बहुत ज्यादा अपन हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो यू एडेड फ्यू मोल्स ऑफ NaCl in a large amount of the solvent. So these NaCl particles are randomly dispersed in the solution. इसीलिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गई है. Is this clear? So that is the reason the dissolution of the NaCl in water is spontaneous. Okay. Now remember कि तुम लोगों ने क्या बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी किया होगा और एसिड बेस का भी थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ा होगा. सोल्यूबिलिटी भी तुम लोगों ने थोड़ा बहुत आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है. ऐसा नहीं होता है कि हर सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाए. इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. सो यू कैन नॉट by looking at the salt and say कि ये soluble होगा या नहीं होगा. If you know the result, then only you can answer the question. ये बात ध्यान रख लेना क्योंकि केमिस्ट्री में वाटर के अंदर solubility is a very complex phenomena. You cannot generalize anything until as you do the experiment and you have the experimental result. You cannot say whether this salt will be soluble in water or not. For example, KCl की अगर अपन बात करें तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि उसका डेल्टा एस पॉजिटिव होता है. बट इफ यू टेक द सॉल्ट लिथियम फ्लोराइड, if you take the salt lithium fluoride then you will find out कि इसका जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव है.
That means delta G for lithium fluoride will be positive. That means lithium fluoride is not spontaneously soluble in water. Now the question arises, why is the delta S for lithium fluoride positive negative? जबकि ये भी तो कॉन्स्टिट्यूटिव आयन से ब्रेक हो रहा है, तो ये भी ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास लिथियम प्लस एंड F माइनस बन रहे हैं, यहाँ पे भी सिस्टम में डिसऑर्डर आ रहा है, स्टिल इसका डेल्टा एस नेगेटिव है। एंड द आंसर लाइज, जो तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, लिथियम प्लस और F माइनस आर वेरी स्मॉल आयंस एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड क्लोराइड। एंड यहाँ पे तुम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड का जो अपने बुकलेट है या तो एस ब्लॉक वाली शीट में, उसमें तुमने बहुत क्लियरली पढ़ा होगा कि लिथियम प्लस का छोटा आयन है, सोडियम पोटेशियम प्लस का बड़ा आयन है। सो इट हैज हाई चार्ज डेंसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बहुत स्मॉल वॉल्यूम पे है, और पोटेशियम पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बहुत बड़े वॉल्यूम पे है। बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, दिस लिथियम प्लस इज हाईली हाइड्रेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन, ये डिसऑर्डर की बजाय इसमें एक ऑर्डरनेस आ जाती है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो अंटिल तुम लोग एक एक सॉल्ट का रिजल्ट याद नहीं करोगे, तुम आंसर नहीं कर सकते हो एग्जाम में कि ये सॉल्ट सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, और अगर ये सॉल्युबल होगा तो इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव है, ओवरऑल इसका डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। These are all values you have to remember from the sheet which I have given to you. Okay? जहां जहां पे भी अपने जेई में आने वाले क्वेश्चन है या जो भी है, उन सबको मैंने अपनी शीट में मेंशन कर रखा है। सिमिलरली अगर तुम कैल्शियम सल्फाइड की बात करोगे, अगेन कैल्शियम Ca2+ पे भी बहुत ज्यादा चार्ज है, तो अगेन इसका जो डेल्टा एस है वो भी हाईली नेगेटिव है। So this was something which I have gone outside the topic. ये बेसिकली थोड़ा सा एस ब्लॉक का पार्ट था। एस ब्लॉक का जो अपन शीट पढ़ते हैं ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि लिथियम का हाई सोलिबिलिटी होता है, कौन कौन से सॉल्ट की सोलिबिलिटी हाई होती है, लो होती है। बट क्योंकि सॉल्यूशन में भी थोड़ा बहुत कवर होता है, इसी में इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है तुम्हारे को। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हाउ KCl एंड लिथियम फ्लोराइड का अपोजिट बिहेवियर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी पार्ट ऑफ इट। ओके, एंड एंट्रोपी तो तुम लोगों को क्या बोलते हैं, उसमें 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में कवर करवाई जाती है, जो मैंने तुम लोगों को थोड़ी सी कवर नहीं करवाई है। ICRT में तुम लोगों को बाद में कवर करवा लूंगा। इनफैक्ट वो फिजिक्स में नहीं करवाई थी मैंने, केमिस्ट्री में होती है वो, फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है एंट्रोपी का पार्ट। बट ठीक है, मैं बाद में कवर करवा लूंगा थोड़ा सा एंट्रोपी का छोटा सा पार्ट जो है। Nothing mathematical, only theoretical, and in the layman language it's very simple. You just have to look at the disorder in the system, that's all. बस तुम्हें justify करना होगा कि जो भी सिस्टम है उसमें ऑर्डरनेस बड़ी है या डिसऑर्डरनेस बड़ी है, and that you can get it experimentally, जहां से भी मिलेगा। Okay, so is this clear? या कोई डाउट है किसी को? I'll over the class here only. किसी को कोई डाउट है क्या?